Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new topic of basic pathology of hypoxia and ischemia from Robbins. ठीक हो गया। अगर इससे पहले आपको इस चैप्टर की कोई भी वीडियो चाहिए, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल सकते हैं। आप इजीली उससे मेरा कोई भी टॉपिक जो है आप इजीली वहाँ से समझ सकते हैं। अच्छा जी, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ एंड वर्क, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। अब बेसिकली आपको पता है इस्कीमिया का मतलब यही होता है कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस होना। जब भी इस्कीमिया होगा तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारी सेल के अंदर चेंजेस आएंगे। अब हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से क्या होता है कि बहुत प्यारा इस डायग्राम में एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास होता है इस्कीमिया। इस्कीमिया का क्या मतलब होता है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई। जब आपकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है तो इट मीन्स हमारे पास इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या इफेक्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपको पता है विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब जब इस्कीमिया होता है ना तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होती है। अब सवाल ये होता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? देखिए, जितना भी हमारी बॉडी में उसको एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एटीपी बनने का प्रोसेस होता है ना उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एटीपी का जो काउंट डाउन होता है वो कम हो जाता है। जब एटीपी का काउंट डाउन कम होता है तो इसकी वजह से तीन मेजर इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, सोडियम पंप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पे क्या हो रहा है, और डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम क्यों हो रहा है। नंबर 1 हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आप अगर सोडियम पंप की बात करो तो हमारे पास इससे क्या होगा कि सोडियम और वाटर का इन्फ्लक्स होगा। जहाँ भी याद रखना है आपने कि पानी का इन्फ्लक्स होगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम का होगा। सोडियम और वाटर का इन्फ्लक्स होगा ना तो उसकी वजह से इफ्लक्स इसका होगा पोटाशियम का। इन दोनों की वजह से ना सेल के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएंगी? सेलुलर स्वेलिंग आ जाएंगी, क्योंकि देखें पानी भी अंदर जा रहा है, सोडियम भी अंदर जा रहा है। इफ्लक्स तो सिर्फ पोटाशियम को हो रहा है, तो सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाती है। नंबर 2, एटीपी के कम होने की वजह से क्या हो रहा है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है दो तरीके से होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक वो था जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा था। अब ऑक्सीजन ऑब्वियसली इस्कीमिया हो गया है, ऑक्सीजन कम आ रहा है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगा। जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोजन की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, और पीएच भी, ग्लाइकोजन का डायरेक्ट लिंक होता है पीएच से। जब ग्लाइकोजन कम होता है तो पीएच भी कम होता है। और हमें पता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है, और जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में की जाती है तो उसकी वजह से जो बेसिकली हमारे पास होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी वजह से होता है डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। सबसे पहले देखें, मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको पता होगा कि जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास अगर प्रोलॉन्ग एटीपी की डिप्लीशन हो रही है तो इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस जो अपरेटस होता है वो इफेक्ट होता है। कैसे होता है? देखें, जो राइबोसोम होता है वो बेसिकली हमारे पास ये होता है मोनोसोम फॉर्म में। ये मोनोसोम से बेसिकली कंबाइन होकर एक एक मोनोसोम मिलता है और एक पोलीसोम बन जाता है। जब पोलीसोम की फॉर्म में होता है तो प्रोटीन बनता है। तो जब इसको एटीपी इतना नहीं ना मिलेगा तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम होगी, मतलब ये दोबारा मोनोसोम की हालत में आ जाएंगे। और जब ये मोनोसोम की कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं तो दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक हो गया, मतलब इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस फॉर्म में होना चाहिए? पोलीसोम होना चाहिए। ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब उसके बाद आप ये डायग्राम को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे ना यहाँ से कि सवेयर हाइपोक्सिया और इस्कीमिया होता है, तो इसकी वजह से एटीपी की जनरेशन कम होती है, और एटीपी की जनरेशन कम होने की वजह से फॉलोइंग जो सीरियस इवेंट हैं वो टेक प्लेस होते हैं। अब जो नंबर 1 था, जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया कि सोडियम का क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है, और पोटाशियम का इफ्लक्स होता है, और इसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाती है। फिर नंबर 2 हमने देखा था कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो रहा था, और ग्लाइकोजन के कम होने की वजह से पीएच भी कम हो रही थी। और तीसरी बात हमने देखी कि एटीपी की डिप्लेशन की वजह से बेसिकली क्या हो रही थी? प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं वो डिटैच हो रहे थे, पोलीसोम से मोनोसोम यूनिट में आ रहे थे। ठीक हो गया, फिर बेसिकली हमारे पास हाइपोक्सिया। अब यहाँ पर ना हमारे पास है इस्कीमिक परफ्यूजन इंजरी। सबसे पहले मैं आपको इसको देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो मेरी देखें। थैंक यू।